दोस्तों, क्या आपको भारत पे और अश्नीर का कोर्ट केस याद है? What you're saying? You don't know what I'm saying. Are you What you're saying. are you drunk, sir, by any chance? Ticket coordination का जब तेरे को उसको भेजूं. Are you drunk, sir? See, if you are claiming that there's an audio, there has to be another person at the end of the audio. Where is that person? Please, will he raise his hand? Where has Kotak gone and done anything? राइट, जब कुछ गलत किया ही नहीं है, मन में कुछ गिल्टी नहीं है, मतलब मेरे को तो अपने पेरेंट्स को आंखों में देखना है ना, मेरे को इन इन्वेस्टर्स को थोड़ा देखना है, तो पैसे कमाने आए हैं, ठीक है, कमाओ, मेरी बनाई हुई चीज़ पे ही कमा के जाओगे, बट मैं तुमसे गाली नहीं खाने वाला, ये क्लियर है। शायद ही कॉर्पोरेट और स्टार्टअप की दुनिया में इससे बदसूरत फाइट आपने कभी देखी होगी, जिसमें गाली गलौज से लेकर पर्सनल चीजों तक रिश्तेदार, परिवार, दोनों तरफ से पब्लिकली ब्लेम्स और क्लेम्स, कोर्ट कचहरी का मामला कुछ भी नहीं छूटा। लेकिन अब अचानक से तकरीबन 2 साल के बाद में दोनों पार्टीज यानी कि भारत पे और अश्नीर के बीच में हो चुकी है सुलह। तो कुल मिलाकर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारत पे के ऑफिशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि उनकी अश्नीर सॉरी मिस्टर ग्रोवर के साथ में अग्रीमेंट हो चुकी है। इसके बाद अश्नीर भारत पे के साथ किसी भी कैपेसिटी में ना ही कोई ताल्लुक रखेंगे और ना ही कंपनी के शेयर होल्डिंग में हिस्सेदार रहेंगे। अश्नीर के जो भी बचे हुए शेयर्स हैं, उनमें से कुछ शेयर्स को रेजिलिएंट ग्रोथ ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा कंपनी के बेनिफिट के लिए। और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे अभी के लिए आप नोट कर लेना, ठीक है। और बाकी के जो उनके शेयर्स हैं वो उनकी फैमिली ट्रस्ट मैनेज करेगी। और अब दोनों पार्टीज अपने ही फाइल्ड केसेस को रफा दफा कर देंगी। तो वहीं दूसरी तरफ अश्नीर ने भी एक्स में जवाब में कहा है कि वो भारत पे के साथ डिसीजिव सेटलमेंट पे पहुंच चुके हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वो दोबारा भारत पे के बोर्ड और मैनेजमेंट में भरोसा रखने जा रहे हैं और उनका विश्वास है कि वो कंपनी को सही दिशा में लेकर जाएंगे, वो कंपनी के ग्रोथ और सक्सेस में अलाइन रहेंगे। और ठीक जैसे भारत पे के ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी लिखा है कि वो कंपनी के साथ किसी भी कैपेसिटी में ना ही कोई ताल्लुक रखेंगे और ना ही कंपनी के शेयर होल्डिंग या कैप टेबल में हिस्सेदार रहेंगे। उनके बचे हुए शेयर्स उनकी फैमिली ट्रस्ट मैनेज करेगी और दोनों पार्टीज ने फाइल्ड केसेस को परस्यू ना करने का फैसला किया है। लेकिन इस आखिरी लाइन पर गौर करना, पीस एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। अब देखिए, ये सारा मामला दिसंबर 2022 में शुरू हुआ था और आज तकरीबन 2 साल के बाद ये मामला यूं ही खत्म हो गया बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये क्या बात हुई? आप और हम जो कि शार्क टैंक के साथ सीजन 1 से जुड़े हुए हैं, हमें इतना तो समझ में आता है ना कि ये अश्नीर की लाइंस नहीं है, ये कोई प्रेस स्टेटमेंट है, अश्नीर की अपनी कही हुई बात बिल्कुल नहीं है। अरे 2 साल के ऊपर चलने वाला ये कॉर्पोरेट ड्रामा इतनी गाली गलौज के बाद में, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के बाद एक दिन यूं ही खत्म हो गया। क्या अश्नीर और उनकी फैमिली ने फंड्स मिस एप्रोप्रिएट किए थे? क्या भारत पे अश्नीर के शेयर्स के पीछे लगा हुआ था? क्या ये केस सही मायने में सेटल हो चुका है या फिर कोई दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से ये समझौता हुआ है? चलो, कोर्ट केस तो ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के केस का क्या? इस कहानी में कई ऐसे सवाल अभी भी हैं जिनके जवाब दबे हुए हैं और कई सिरे हैं जो धरे के धरे हुए हैं। तो क्योंकि अब बीच में 2-2.5 साल तो गुजर चुके हैं, चलिए जरा आपकी याददाश्त को ताजा करते हैं। इस लीगल बैटल की शुरुआत होती है दिसंबर 2022 में, जब भारत पे अश्नीर ग्रोवर और उनके परिवार के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करते हैं। लेकिन दरअसल ये मामला दिसंबर 2022 से पहले ही शुरू हो चुका था। जनवरी 2022 में अश्नीर का एक ऑडियो क्लिप पब्लिक में लीक होता है। फिर अश्नीर को वॉलंटरी लीव ऑफ एब्सेंस देकर छुट्टी पर भेज दिया जाता है। अश्नीर के गैर मौजूदगी में भारत पे में इंडिपेंडेंट ऑडिट होता है और पता चलता है कि कंपनी में फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज पाई गई हैं। और फिर अश्नीर भारत पे से अपना रेजिग्नेशन देते हैं और दिसंबर 2022 तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। हमने इसके बारे में एक पूरा डिटेल्ड वीडियो भी बनाया हुआ है। हमने जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के सारे डेवलपमेंट्स को ट्रैक किया हुआ है, एक-एक करके। तो अगर आप और बेहतर इस पूरे केस को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। खैर, आज के इस वीडियो में हम दिसंबर 2022 से शुरू करेंगे, जब असली लीगल केस शुरू हुआ। देखिए, दिसंबर 2022 में भारत पे का एक नया बोर्ड, जिसमें सीईओ सोहेल समीर और चेयरमैन रजनीश कुमार भी शामिल हैं। उन्होंने अश्नीर और उनके परिवार के खिलाफ में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की। उस कंप्लेंट में कुल मिलाकर 5 लोगों का नाम था। अश्नीर के अलावा वो नाम थे माधुरी जैन ग्रोवर यानी कि उनकी पत्नी, माधुरी के भाई ब्रदर श्वेतांक जैन, पिता सुरेश जैन और अश्नीर के ब्रदर इन लॉ दीपक गुप्ता। इल्जाम यह था कि 2019 और 2021 के बीच में अश्नीर और उनके परिवार ने फ्रॉडुलेंट स्कीम से कंपनी के 81 करोड़ रुपए के फंड साइफन किए। उन्होंने इम्प्रॉपर पेमेंट्स का इस्तेमाल किया एचआर कंसल्टेंट्स को फेक करने के लिए।
कनेक्टेड वेंडर से इन्फ्लेटेड कॉस्ट दिखाए, फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन दिखाए, ट्रैवल एजेंसीज को इलीगल पेमेंट्स किए, नकली इनवॉइसेस बनाए एंड एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया। अब दोस्तों यहाँ पे बता दूं मैं आपको कि दो अलग अलग केसेस की बात हो रही है। एक कोर्ट केस दिल्ली हाई कोर्ट में और एक दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में। तो एक महीने के बाद भारत पे के को-फाउंडर भाविक कोलाडिया ने अश्नीर के खिलाफ शेयर्स के मुद्दे पर एक अलग ही केस फाइल करते हुए बताया कि उन्होंने अश्नीर को कुछ शेयर्स दिए थे जिनकी रकम उन्हें वापस नहीं मिली। बेसिकली भाविक को यूएस के क्रेडिट कार्ड फ्रॉड की वजह से भारत पे के कैप टेबल से निकलना पड़ा और उन्होंने अपने शेयर्स अश्नीर को ट्रांसफर किए। और वहीं उनके पीछे पीछे भारत पे के दूसरे को फाउंडर शाश्वत नखरानी ने भी इसी शेयर्स के मुद्दे पर अश्नीर के खिलाफ केस फाइल कर दिया। अब जून की पहली तारीख को भाविक ने एक्स पर पब्लिकली अश्नीर से माफी मांगते हुए ये कहा कि वो डार्क टाइम से गुजर रहे थे। उस पोस्ट में वो इस ऑडियो क्लिप की बात कर रहे थे जो अश्नीर की वाइफ माधुरी जैन ग्रोवर ने रिलीज किया था। ठीक है, आ जाओ। मैं ओरिजिनल एजेंसी से मीटिंग। हाँ, पर एजेंडा क्या है ये तो बताओ पहले। बात करनी है आपसे। बात तो बहुत टाइम से हो रही है ना, बात तो तुम प्रेस में भी कर रहे हो, मेरे से क्या बात करोगे? अश्नीर, वो सब करना है अभी कि बात कर? नहीं भैया, बात करने तो मैं पहले भी गया था ना। मेरे साथ एक तो ये टोन यूज मत करियो, ठीक है? क्या ये टोन मेरे साथ मत यूज करियो कि बात करनी है कि क्या करना है। क्या करने पे तो अभी मैं आया नहीं हूँ कुछ। ठीक है, तो नहीं मिलना है ना? नहीं मिल तो भाई नहीं मिलना, जा। नहीं मिलना, जा। ठीक है, देख ले आप तो। जा मार। ये भारत पे के को-फाउंडर भाविक कोलाडिया की आवाज है जिसमें वो साफ साफ गाली देते हुए सुनाई देते हैं। अश्नीर ने भी यहाँ पे अपने अंदाज में जवाब दिया और कहा कि उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता और ये भी कहा कि एक दिन ट्रोलिंग झेल नहीं सकते और चले हैं फाउंडर बनने। दोस्तों अब आपको ये सारे पोस्ट नहीं मिलेंगे एक्स पर और गेस करिए क्यों, लेकिन क्योंकि हम इस केस को शुरू से ही फॉलो कर रहे थे इसीलिए हमारे पुराने वीडियोस में आपको ये सारा मैटर मिल जाएगा। फिर बीच में भी कई डेवलपमेंट्स हुई। EOW ने स्टेटस रिपोर्ट में कहा कि HR कंसल्टेंसीज को सेटअप किया गया और अगस्त 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सोल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया। लेकिन आखिरी नेल इन द कॉफिन पड़ा 28 सितंबर 2024 को, मतलब दोनों पार्टीज की एग्रीमेंट होने के ठीक 10 दिन पहले, जब EOW ने दीपक गुप्ता को अरेस्ट किया जो कि अश्नीर की पत्नी माधुरी के सिस्टर के हस्बैंड हैं। और 30 सितंबर को दोनों ही पार्टीज की एग्रीमेंट हुई। जिस रेजिलिएंट ग्रोथ ट्रस्ट की हम शुरू में बात कर रहे थे, जिसे मैंने कहा था कि आप नोट कर लेना, वो रेजिलिएंट इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड यानी कि भारत पे की पेरेंट कंपनी है। तो अब जो मामला सेटल हुआ है वो कोर्ट केस की बात हो रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के केस का क्या, अभी तक उसका कुछ पता नहीं है और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या लगता है, मैं साफ साफ पूछता हूँ, अश्नीर को सेटलमेंट में कितने मिले होंगे? क्या ये दोनों पार्टीज के लिए बेस्ट ऑप्शन था या कोई और ऑप्शन नहीं बचा था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में जरूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।